जय हिंद साथियों, आज हम लोग भारत की भूगोल की सीरीज में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। मानचित्र के आधार पर संपूर्ण भारत की भूगोल की सीरीज है, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। भारत की भूगोल की सीरीज में आज हम आपके साथ मिलकर उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जहां से परीक्षा में आपके बार बार सवाल आते हैं। तो आप सभी प्रश्नों की जो व्याख्या होगी उसको लिखते चलिएगा, ताकि आपको जीएस की पूरी सीरीज की थ्योरी तैयार हो जाए। और ये सीरीज आपके लिए लाइव चल रही है नियमित दुर्गेश पर। और पहला सवाल आपके सामने है, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी उसे किस नाम से जानते हैं? आइए ध्यान से देखते हैं। भारत का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 को। मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यह बात हो रही है 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सी रेखा खींची गई थी? अगर मैकमोहन की बात की जाए तो 1914 में खींचा गया था भारत और चीन के बीच। यहाँ पर डूरन की रेखा की बात की जाए तो यह रेखा वैसे देखा जाए तो 1896 में खींचा गया था, लेकिन आजादी के समय यह पाक और अफगानिस्तान के बीच हो गया था। लेकिन यहां पर है रेड क्लिफ रेखा। जी हां, रेड क्लिफ रेखा ये किसके द्वारा? बॉर्डर कमीशन के द्वारा 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था। एक सवाल यहां से परीक्षा बहुत बार पूछा जाता है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यहां पर एक सवाल ही पूछा जाता है कि जो बॉर्डर कमीशन था, ध्यान से देखिएगा, जो बॉर्डर कमीशन था, ये बॉर्डर कमीशन किस आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया था? तो ध्यान रहे, यह धार्मिक विभाजन था। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, यह धार्मिक विभाजन था। लॉर्ड माउंटबेटन का जो घोषणा पत्र था उसके आधार पर जो बॉर्डर कमीशन बना था, बॉर्डर कमीशन ने धार्मिक विभाजन मतलब हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान को, हिंदू बहुल क्षेत्र भारत को मिले थे। और उसके अलावा जो लॉर्ड माउंटबेटन का घोषणा पत्र था उसमें कहा गया था कि कोई भी रियासत चाहे स्वतंत्र रह सकता है या दो बड़े रियासत जैसे भारत और पाकिस्तान में स्वयं को विलय कर सकता है। इसलिए वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो बांग्लादेश है वह पूर्वी पाकिस्तान था, और इसलिए भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच रेखा का निर्धारण रेड क्लिफ ही क्यों है। सभी साथी जवाब देंगे। ये आपके सिलेबस में आपकी परीक्षा के लिए है। आप सभी का स्वागत है। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल रेडक्लिफ, सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ, लॉरिस। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए सवाल का जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सर यहां पे देखिए रेड क्लिफ यहां भी है, यहाँ सर स्टेफोर्ड है, यहाँ सिरिल रेड क्लिफ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथी मित्रों को एक बार, क्योंकि आपके सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सर सिरिल रेड क्लिफ इस प्रश्न का सही जवाब है। हम यूं कह सकते हैं इस प्रश्न का जवाब बी होगा। जी हाँ, यहाँ सिरिल रेड क्लिफ जो थे ये बॉर्डर आयोग के अध्यक्ष थे। और यहां पे ध्यान रखने योग्य बातें हैं, सभी लोग याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आप लोग मानचित्र पढ़ते समय साथ रखिएगा। इसके बाद जो अगली सीरीज आएगी वो मानचित्र पर ही होगी, इसलिए आज की सीरीज पढ़ लीजिएगा। अगले दिन की सीरीज के लिए मानचित्र अपने पास जरूर रखिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, ठीक है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? यहां पे ध्यान देने योग्य बात है, वे आकार में काफी छोटे हैं, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, वहां अतिवृष्ट जलवायु। देखिए यहां पे ध्यान से देखना चाहिए, मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा मानचित्र के आधार पर, इसको मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए यहां पर ये हो गया आपका दक्षिण भारत, यहाँ पे आपके अंडमान द्वीप के बारे में कल मैंने पढ़ा था, अंडमान निकोबार, इसके पिछले वीडियो में। अब यहाँ पे अरब सागर में जो द्वीप है उन्हें लक्षद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। अब बताइए निम्नलिखित में से लक्षद्वीप की क्या विशेषता है? ये सभी आकार में छोटे हैं, सही बात है। ये सभी प्रवाल उद्गम है, जी हाँ ये सभी प्रवाल उद्गम है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। माने जो लक्षद्वीप है ये किस पर बना है? ये प्रवाल पर बना है, जिसे हम अंग्रेजी में कोरल कहते हैं। जी हाँ, इसे हम क्या कहते हैं? कोरल कहते हैं। तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जरा एक बार कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए पढ़ने से ज्यादा ये है चीज आपको समझ में आना जरूरी है। सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको समझ में आ रहा है ना? तो ये लक्षद्वीप है और ये क्या है? ये प्रवाल से उद्गम है। ये सभी द्वीप कैसे? प्रवाल से बने हैं और इसी को हम अरब सागर कहते हैं। यहाँ पे क्या है? ये अरब सागर है।
मेरा सवाल है आप सभी से, अरब सागर से भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं? माने अरब सागर को भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं? कमेंट करके जवाब दीजिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं। जी हाँ, प्रवाल को ही मूंगा कहते हैं, प्रवाल को ही मूंगा कहते हैं। तो मेरा सवाल फिर से है, अरब सागर में भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करें ताकि हम आगे बढ़ें। फटाफट कमेंट करिए सभी लोग। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। देखिए यहां पर गुजरात, महाराष्ट्र, छोटा सा गोवा, कर्नाटका और केरला। तो भारत के 5 राज्य हैं। कितने राज्य? भारत के 5 राज्य अरब सागर को स्पर्श करते हैं। भारत के 5 राज्य स्पर्श करते हैं। रट लीजिएगा सभी लोग, मैंने बताया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य हैं जो अरब सागर को स्पर्श करते हैं। एकदम सही जवाब आया। इसी तरह लगे रहिएगा, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो याद रखिएगा रेड क्लिफ, आप जानते हैं लाल रेखा कोई रेखा नहीं है। यहां पे इस प्रश्न का एकदम हलवा जवाब है। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दे लेंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। इस यहां पर इसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1940 में किया गया था, 1914 में किया गया था। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ आपके साथ। अगला सवाल है, किस राज्य का समुद्र तट दक्षिणी अमेरिका के ज्वाइंट ओलिवे रिले टर्टल कछुआ के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया? गोवा, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु। ये सामान्य भारत का भूगोल का परिचय है। जी हाँ, ये सामान्य जो भारत का भूगोल है ये उसका परिचय है। और हम चाहेंगे अगर इस परिचय को अच्छी तरह से जानते रहिएगा। एकदम हलवा प्रश्न है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ओडिशा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ओडिशा होगा। एकदम रट लीजिएगा, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं रट लीजिएगा, क्या है? ओडिशा इस प्रश्न का सही जवाब है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। ओडिशा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? ध्यान से देखिएगा, अगर भारतीय समुद्र तट की लंबाई की हम बात करें तो यहां पर यही है आपकी लंबाई। तो यहां पे 9 राज्य हैं जो समुद्र तल को स्पर्श करते हैं। इनकी कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर भारत की कुल समुद्र तट की लंबाई है। और इसमें से भी ध्यान रखने योग्य बात है, इसमें मुख्य भूमि, मेन भूमि 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि है। इसके बाद जो बचेगा 1416 किलोमीटर, यह मुख्य भूमि है, यह मुख्य भूमि की लंबाई है। और यह द्वीप है। परीक्षा में हो सकता है इतना डीप पूछे, तो जितना भी डीप पूछेगा हम आपके साथ हैं, आपको पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं ताकि आप कहीं से भी किसी प्रकार से भी दिक्कत ना हो। परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक लेकर आए, बेहतर अंक लेकर आए और सिलेक्शन ले, क्योंकि यहां से परीक्षा में एकदम सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है। अब आपको यह बताना है कि कितनी लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर होगा, माने 7516.6 किलोमीटर है जो भारत की समुद्र तट की लंबाई है। इसमें भी अगर पूछा जाए सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो मेरे प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए किसमें भी सबसे लंबी समुद्र तट रेखा क्या है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, सबसे लंबी समुद्र तट रेखा अगर यहां पे पूछा जाए तो गुजरात है, पहले GJ पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पर अगर आएंगे तो यहां पर आंध्र प्रदेश है, माने दूसरे पर AP है, पहले पे गुजरात, दूसरे पे आंध्र प्रदेश। सबसे छोटी जो है वो गोवा है। अगर गोवा की बात की जाए तो सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी है। ठीक है, शुरुआत में ही होगा 2-3 दिन। ठीक है, तो यहां पर इसका देख लीजिएगा 6102 की मुख्य भूमि है। ये मुख्य भूमि क्या है? मुख्य भूमि, मुख्य भूमि में 9 राज्य आते हैं। मुख्य भूमि में 9, 5 में कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। देखिए गोवा हो गया, ठीक है, ये गोवा हो गया, ये समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद गोवा के बाद कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, फिर यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक, गोवा सबसे छोटी है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसकी नोट्स आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? जो भारत का पूर्वी समुद्र तट है उसे किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, आप लोगों का सवाल एकदम सही है। तो यहां पर
हम आपके सामने हैं कि भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है उसे किस नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस तरह से भारत है ये, तो यहाँ पे जो पूर्वी समुद्र तट है, पूर्वी समुद्र तट के मतलब यहाँ पे जौनपुर की खाड़ी, क्या हो गया, जौनपुर की खाड़ी, हंसिएगा मत, बंगाली खाड़ी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, इसे हम बंगाली खाड़ी कहते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा उसे किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि उसे किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अभी की बार हर हाल में एक सीट हमारा। देखिए मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है और हम आपके सिलेक्शन के लिए ही आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देना होगा, मैं आपको सारा बताने का प्रयास करूंगा। और कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, मानचित्र लेकर बैठे हैं तो लिख लीजिएगा। अगर मानचित्र लेकर बैठे हो तो लिख लीजिएगा, क्योंकि हम मानचित्र के आधार पर ही आपको पढ़ाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। ठीक है, बताइए जब लोग। देखिए अगर हम बात करें कि कोका तट, ठीक, अब हम देखिए एक एक सारे तट के बारे में बता दे रहे हैं। यहां पे देखिए जो गुजरात के पश्चिम है इसे हम कहते हैं कच्छ का तट, इसे कहते हैं कच्छ का तट। क्या कहते हैं, इसे कच्छ का तट कहते हैं। उसके बाद दमन दीव से लेकर जो महाराष्ट्र का बॉर्डर है, जो दमन दीव से लेकर ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है, इसे हम कठियावाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, कठियावाड़, कठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, कठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें इसके नीचे यहां पे छोटा सा पिद्दी से गोवा है, यहीं पे कोंका तट है। क्या है, कोंका तट। कौन सा तट है, कोंका तट है। उसके बाद कर्नाटक के बाद कनारा तट है। यहां पे कर्नाटक का क्या है, ये हो गया गोवा का, ये कर्नाटक है। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, ये गोवा का हो गया भैया, लिख समझ में आ जाएगा। ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया गुजरात। अब यहां पे हम लिखने जा रहे हैं कर्नाटका, कर्नाटका का कनारा तट है, कनारा तट है। उसके बाद यहां पर केरला है, ये कर्नाटक केएन हो गया, केरला का के हो, केरला यहां पे होगा मालाबार। तो यहां पर ये अगर हम बात करें मालाबार, तो मालाबार तट कहां पे है, केरल का किनारा है, ये पश्चिम में है। अगर हम कोंकण तट की बात करें तो ये गोवा हो गया। ठीक, अब आते हैं ऊपर की तरफ, यहां पे तमिलनाडु है। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, यहां पे देखिए तमिलनाडु है टीएम, और यहां पे इसका नाम है कोरोमंडल। क्या नाम है, कोरोमंडल तट। तो माने कोरोमंडल की बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु हो गया। क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तमिलनाडु हो जाएगा। फिर पुदुचेरी का यहाँ का जो हिस्सा है, ये यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, इसे सरकार तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं, सरकार तट। लिख लीजिएगा मानचित्र में, इसे सरकार तट कहते हैं। और उड़ीसा का जो है इसे उत्कल तट कहते हैं। क्या है, उत्कल तट के नाम से जानते हैं। और यही पश्चिम बंगाल है, पीबी। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उड़ीसा हो गया, सॉरी एपी है ना, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये उड़ीसा हो गया, और ऊपर आते हैं तो ये वेस्ट बंगाल हो गया। तो वेस्ट बंगाल का जो तट है उसे वैगा तट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वैगा तट के नाम से जानते हैं। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे जरा कमेंट सेक्शन में जाएं और आप कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को समझ में आया। मैं इसे दोबारा समझाऊंगा, तिबारा समझाऊंगा, तब तक समझाऊंगा जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। ठीक, ठीक है, आप लोग इसको रख लीजिएगा। मैं दोबारा समझाऊं, मैं इसको एक बार और समझा रहा हूं। गुजरात के तट को कच्छ का तट कहते हैं, ये गुजरात का हो गया, इसे जीजे हो गया माने गुजरात। कठियावाड़ तट ये गोवा हो गया। कोंकण तट ये महाराष्ट्र, सॉरी देखिए गुजरात हो गया, ये कोंकण तट हो गया आपका जो महाराष्ट्र का मिला के है। ठीक है, ये महाराष्ट्र गोवा को कठियावाड़ तट है, माने ये जियो और यमएच मिलाकर। कोंकण तट की अगर हम बात करें कि जो कोंकण तट है ये गोवा के पास है, महाराष्ट्र के पास, दोनों मिलाकर बना हुआ है। ठीक, कर्नारा तट ये जो है ये केरल का, ये कर्नाटक का है। मालाबार क्या हो गया, केरल का हो गया। ये कोंकण तट है ये आपका गोवा, और ये कठियावाड़ तट जो है ये पूरी तरह से महाराष्ट्र का, यमएच का है। कोरोमंडल तमिलनाडु, सरकार तट आंध्र प्रदेश,
उत्कल उड़ीसा, वैगा पश्चिम बंगाल। सब जी लिख लीजिएगा, सब लोग इसको लिख लीजिएगा, सभी लोग इसको लिख लीजिएगा, जहां जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे बढ़ रहे अगले सवाल की तरफ, यहां तक आपको दिख रहा होगा। आगे है, भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहां से कहां तक फैली है। आइए इस पर भी हम आपका चर्चा करते हैं और इस पर भी कोशिश करेंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा बताइए कि भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहां से कहां तक फैली है। एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यहाँ पे लाइन बनाकर मैं भारत का जो दक्षिण भारत का है तट उसे बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहां पर एक जो लाइन है 1 2 3, मैं यहां पे नंबरिंग कर दे रहा हूं 1 2 3, तीनों नंबरिंग दिख रही है आप लोग को। अभी तीनों नंबरिंग के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। इन तीनों नंबरिंग को मैं ध्यान से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इन तीनों नंबरिंग को ध्यान से पढ़ाने का समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है। कोई बता सकता है एक समुद्री मील बराबर कितना होता है। एक समुद्री मील बराबर कितना, जितने लोग लाइव देख रहे हैं बताएं, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है। एक समुद्री मील बराबर 1.8520 किलोमीटर होता है। ये मोस्ट आईएमपी है, आप सभी के लिए रट लीजिएगा। एक समुद्री मील, इसी को नॉटिकल मील भी कहते हैं, इसी को हम नॉटिकल मील कहते हैं। माने एक समुद्री मील को ही क्या कहते हैं, इसी को नॉटिकल मील कहते हैं। एक नॉटिकल मील अगर आपकी परीक्षा में आ जाए तो समझिएगा समुद्री मील की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, समुद्री मील को। और हम जानते हैं एक नंबर पे ध्यान दीजिएगा, मैं एक नंबर जो यहां पे लिखा हूं इसे कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा, इसे कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा। सभी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इसे प्रादेशिक जल सीमा कहा जाता है। सभी के बारे में एक लाइन बताएंगे। दूसरा जो है संलग्न क्षेत्र मंडल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र मंडल कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, लिखते चलिएगा, नोट्स बहुत बढ़िया आपका बनेगा, एकदम बढ़िया। ये ऐसे टॉपिक है जहां परीक्षा में सवाल आते हैं। अब देखिए एक नंबर जो है ये क्या है, ये 0 से 12 नॉटिकल मील है। कितना है, 0 से 12 नॉटिकल मील। दूसरे नंबर पे संलग्न क्षेत्र जो मंडल है ये कितना है, ये भी आपका 12 से 24 नॉटिकल मील है। और तीसरा जो है 24 से 200 नॉटिकल मील है। मतलब इसका जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये है कि ये प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल मील है, ये भी 12 नॉटिकल मील है, और ये 176 नॉटिकल मील है। यनियम माने यह पहला जो है प्रादेशिक जल सीमा जो है, ध्यान दीजिएगा, प्रादेशिक जल सीमा जो है यह 12 नॉटिकल मील है। और संलग्न क्षेत्र मंडल यह भी 12 नॉटिकल मील है। और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है यह 176 नॉटिकल मील तक फैला है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताना है कि इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है, तो 12 नॉटिकल मील तक फैली है। एक समुद्री मील को ही हम नॉटिकल मील कहते हैं। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तीनों के बारे में बता दें। देखिए जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा, ध्यान सुनिएगा, भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है यहां पर 12 समुद्री मील है। इस क्षेत्र का उपयोग भारत का संपूर्ण अधिकार है। माने जो कटा तट होता है इसको मिलाने के लिए 12 समुद्री मील तक जो रेखा, 12 नॉटिकल मील तक जो रेखा है, इस पर समस्त अधिकार भारत का होगा। उसके बाद यहां से लेकर यहां, माने यह 12 नॉटिकल मील होगा। मैं कलर चेंज करूं तो थोड़ा सा अच्छे दिखेगा ना। ये देखिए ये 12 नॉटिकल मील है, ये 12 है और 176 है। टोटल कुल कितना हो गया, ये टोटल 200 नॉटिकल मील है। टोटल कितना है, कुल 200 नॉटिकल मील है। ये भी पूछता है कुल कितना, 200 है। अब यहां पे ध्यान देना होगा सबको। दूसरा जो है माने जो 12 से 12 माने 0 से जो 24 है, जो 0 से देखिए यहां पे ये 12 से 24 है, हम यूं कह सकते हैं 0 से 24। तो 0 से 24 तक का जो क्षेत्र है संलग्न क्षेत्र मंडल, इसमें 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र को हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं। यह प्रादेशिक सीमा से 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र होता है। ठीक, कितने, 12 समुद्री मील तक का होता है। इस क्षेत्र में भारत के राजकोषीय अधिकार है। इस क्षेत्र में जो भारत का राजकोषीय क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। राजकोषीय, सीमा शुल्क, अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण, ये सभी आते हैं। लेकिन उसके बाद जो 200 नॉटिकल मील तक है वो समुद्री क्षेत्र आते हैं। वहां पर इसके अंतर्गत भारत खनिज संपदा, सागरी जल,
सागरी जीव सर्वेक्षण, विद्रोहन, संरक्षण, अनुसंधान आदि का अधिकार है, माने यहां पे इसका अधिकार है और यहां तक टैक्स लेने का अधिकार है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। एकदम बढ़िया वीआईपी क्लास चल रही है, ये पूरी थियरी हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं आपके साथ। अगला है, कच्छ का भूदृश्य कहां पे है? कच्छ का भूदृश्य है निम्नस्थ समतल तथा बालुकाय मैदान, अच्छी फसल वाली उपजाऊ भूमि, केवल बालू पहाड़ी। क्या आप लोग मानचित्र लेकर बैठे हैं? अगर आप मानचित्र लेकर बैठे होंगे कच्छ में हमारे, तो आप ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे ये गुजरात का क्षेत्र है, कहाँ ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपको डॉट बिंदु दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिएगा, डॉट बिंदु दिखाई दे रहा है, मतलब ये दलदली क्षेत्र है और वास्तव में यही जो है इसी को हम कच्छ कहा जाता है। और कच्छ का रण भारत का सबसे बड़ा जिला भी है। कच्छ का जो रण है वो भारत का सबसे बड़ा जिला भी है, किसके आधार पर? क्षेत्रफल के हिसाब से। और वहां पे जो जंगली गधा अभ्यारण्य भी है, वहां पे क्या है? जंगली गधा अभ्यारण्य भी है। ठीक है, यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकता है। ठीक, अब किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछते रहे भैया, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। किसी के मन में कोई समस्या नहीं है क्या? अब बताइए क्या है कच्छ का भूदृश्य, क्या होगा? जी हां, यह है निम्नस्थ समतल तथा बालुकाय मैदान है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। ठीक, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ए होगा। इसे रण ऑफ कच्छ कहते हैं। रण ऑफ कच्छ का रण ये गुजरात के कच्छ जिले में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से जुड़ा हुआ है। ये लवणी निम्न भूमि में प्रदेश ग्रीष्मकालीन मानसून के समय लवणी परतों और कीचड़ से हमेशा ढका रहता है। ठीक है, इसी के बाद से थार का मरुस्थल भी शुरू हो जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी के बाद क्या होता है, हम आगे चलते अगले सवाल की तरफ। पूर्वी और पश्चिमी घाटी। देखिए, अगर हम बात करते हैं पूर्वी और पश्चिमी घाटी की, तो जैसे ये हमारा मानचित्र हो गया, तो यहाँ पे पूर्वी पश्चिमी घाटी, ये पूर्वी घाटी कहां पर मिलते हैं? जिससे मिलते हैं उसका नाम क्या है? महादेव की पहाड़ी, माउंट आबू की पहाड़ी, महाबलेश्वर, नीलगिरी की पहाड़ी। रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन वाले प्रश्न है। सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर लीजिए, पैसे नहीं कटेंगे, लोगों तक पहुंचा दीजिए। ऐसी सीरीज आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। ये विस्तृत व्याख्या जो मैं कर रहा हूं ना, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैं व्याख्या कर रहा हूं आपके लिए। देखिए, यहां पे दोनों नीलगिरी में, कहां पे? नीलगिरी की पहाड़ियों में आकर मिलती हैं। कहां पे? इस नीलगिरी की पहाड़ी में। इसके बारे में जान लीजिएगा कि पश्चिमी घाट की अंतिम पहाड़ी इलायची की पहाड़ी है। पश्चिमी घाट की अगर देखा जाए, अंतिम पहाड़ी क्या है? इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी है। सबसे पश्चिमी घाट की जो सबसे ये लास्ट में है, पश्चिमी घाट की अंतिम पहाड़ी इलायची की हो गई। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा और लंबा। पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा और लंबा भी है। उत्तर पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। ये दोनों आके नीलगिरी की जो पहाड़ियां के पास यहां पे मिल जाती हैं। ठीक है, इसे रट लीजिएगा सभी लोग। अनुज जी का आया है कि साउथ की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है, 2695। जी हां, आगे हम जब पहाड़ियां पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पर्वत को पढ़ेंगे, हिमालय पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे, दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे, और नदियां पढ़ेंगे, पर्वत, मैदान, पठार सब पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो सेशन है भारत का सामान्य परिचय है। ठीक, आगे चलते अगले वीडियो की तरफ, मतलब अगले प्रश्न की तरफ। गारो खासी किस पर्वत श्रेणी के भाग है? गारो खासी जयंती आपने नाम सुना होगा। गारो खासी जयंती का आप सभी ने नाम सुना होगा। ये कहां पे है? सतपुड़ा, हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए, गारो खासी पहाड़ियां ये कहां पे है? मेघालय, नाम सुना होगा आपने। इसे हम कहते हैं मेघालय पठार। जो मेघालय पठार है, ये मेघालय के भौतिक रूप से जाना जाता है। इनमें क्या है? गारो खासी, जयंतिया। गारो खासी हो गई, इसमें जाता है जयंतिया। आपने नाम सुना होगा, गारो खासी जयंतिया जनजाति भी यहां पे है। ये पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी विस्तार है। ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के तट के द्वारा अवसादों से ढका है, जिसे मालदा गैप कहते हैं। मतलब अगर ध्यान से देखें, इधर से गंगा है, इधर से ब्रह्मपुत्र है, बीच में जो है इसे कहते हैं मालदा गैप। मालदा गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मालदा गैप कहा जाता है। यह गैप राजमहल की पहाड़ियां और शिलांग के पठार के बीच है। ये जो गैप है
इस गैप को पूछा जाए तो ये राजमहल की पहाड़ी और शिलांग के पठार के बीच है। ठीक है, कहां है? राजमहल की पहाड़ी, और देखिए इधर राजमहल की पहाड़ी हो गई, फिर इधर पे क्या होगी आपकी? शिलांग के पठार, इनके बीच फैला है। गारो और खासी की पहाड़ियां, गारो खासी की पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा मानी जाती है। किसका? पूर्वी घाट का हिस्सा मानी जाती है। एकदम रट लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा, सिलेक्शन वाले हैं। देखिए ये कुछ लोगों ने हिमालय बताया, ये ध्यान से देखिएगा, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आगे जब हम लोग सीरीज पढ़ेंगे तब बताएंगे, पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो यहां पर अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया था तो जवाब सही है। जो हिमालय बताया था गलत है। जब हम पर्वत श्रेणी पढ़ाएंगे, हिमालय की पर्वत श्रेणी, उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की, तो वहां पर आपका और अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थियरी की सीरीज, तो कितने ऐसे लोग हैं जो थियरी पढ़ना चाहते हैं? अब अगर आपकी संख्या अगर 1000 होने लगेगी तो थियरी की भी क्लास हम आपके लिए लाइव कर देंगे। आप लोग अपने 10-10 साथियों को प्रतिदिन क्लास में जोड़िए। हम आगे चलते अगले सवाल की तरफ। अगला, मड आइलैंड का निकटतम शहर है। मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? देखिए इसके पास मड फोर्ट बना है, मड फोर्ट बना है। किसने बनवाया था मड फोर्ट? पुर्तगालियों ने। किसने बनवाया था? पुर्तगालियों ने बनवाया था। किसके पास है ये? ये मुंबई के पास। किसके पास है? ये मुंबई के पास मड फोर्ट है, वहीं पे मड आइलैंड है। ये मुंबई के पश्चिम, मुंबई के पश्चिम में। मेरा सवाल आप सभी से है, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? मुंबई किस द्वीप पर बसा है? मुंबई किस द्वीप पर बसा है? सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। देखिए एक सवाल आया है, इसमें से कोई नहीं होगा। जी हाँ, इस प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। आगे हम इसके बाद जब चर्चा करेंगे तब आपको व्याख्या करके बता देंगे। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? अगला सवाल, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। देखिए मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं जो चीज मैं पढ़ाया रहूंगा अगर वो परीक्षा में आएगा तो आप उसे आसानी से कर लेंगे। पोर्ट ब्लेयर, ये इसके पहले वीडियो लेक्चर की सीरीज मैंने पढ़ाया था, पूरा मानचित्र बना के पढ़ाया था। पोर्ट ब्लेयर ये क्या है? पोर्ट ब्लेयर है क्या? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ये दक्षिणी अंडमान में है। कहां पे है? दक्षिणी अंडमान में है, रट लीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वह किस द्वीप पर है? कमेंट करके बताइएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है वो किस द्वीप पर है? सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल, कौन सी जगह अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, म्यांमार, इंडोनेशिया। अब बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। अब यहां पे आपको यह बताना है इस विकल्प के हिसाब से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट क्या है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, म्यांमार, इंडोनेशिया। मुझे ये देखना है सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब कौन देता है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, देखते हैं इसका सबसे सही उत्तर कौन देता है। इस लोग कह रहे इसकी पहले का आंसर बताओ। इसमें बताया तो है पहले का आंसर, सब तो बताया गया है। हाँ अच्छा, इसका ये तो बता रहे हैं, तो सवाल ही मेरा पूछा अभी। देखिए यहां पे ध्यान देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप जब मैंने पढ़ाया था तो एक बात बताया था कि जहां से द्वीप शुरू होता है इसके ऊपर एक कोको द्वीप है। याद है किसी को? मैंने पढ़ाया था कोको द्वीप। उसके बाद यहां पे बीच में कोको स्टेट है। तो जो कोको द्वीप है ये किसका हिस्सा है? ये म्यांमार का है। इसने चीन को किराए पे दिया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? म्यांमार होगा। याद है मैंने पढ़ाया था, याद करिए आप लोग, इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कोको द्वीप। जो कोको द्वीप है, कोको स्टेट के बाद उत्तरी अंडमान शुरू होता है। तो अंडमान और कोको द्वीप के बीच में कोको स्टेट है। तो सबसे नजदीक अगर देखा जाए जहां से इनकी बीच की दूरी मात्र 35 किमी, कितनी है? 35 किमी है।
कहां से? कोको व उत्तरी अंडमान के बीच, अंडमान के बीच। और जो कोको है ये म्यांमार का है। किसका हिस्सा है? म्यांमार का। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? म्यांमार। अब बताइए जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ में आया सबको? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे थे, क्या सबको समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, म्यांमार की राजधानी क्या है? और नक्शा लेकर बैठा करिए मेरी क्लास में। मैंने आपसे कई बार बताया, आप एटलस खरीद लीजिए अगर आप हमसे पढ़ते हैं सिलेक्शन के लिए। तब शुरुआत में कुछ सरल कुछ कठिन सवाल ऐसे आपको मिलते रहेंगे। हम आगे चलते के लिए सवाल की तरफ स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? जोरहट, तिनसुकिया, ईटानगर, डिब्रूगढ़। ये अगर आपको भारत की मानचित्र याद होगी तभी आपको समझ में आएगा। म्यांमार की राजधानी कमेंट करके बताइएगा। अगर तिनसुकिया की बात करें, जोरहट की बात करें तो कहां कहां है? देखिए यहां पे तिनसुकिया जो है ये कहां हो गया? तिनसुकिया ये सबसे पूर्व में है, ठीक है, सबसे पूर्व में है। सबसे ज्यादा ईस्ट में तिनसुकिया है। जोरहट, ईटानगर, डिब्रूगढ़। अगर देखा जाए पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम अगर क्रम हम लोग देखें, हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ ले, सबसे पहले तिनसुकिया आएगा, तिनसुकिया। इसके बाद क्या आएगा? डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, ठीक। उसके बाद जोरहट। ये क्रम है पूरब से पश्चिम तक का, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट का क्रम है ये। जोरहट के बाद दीमापुर, फिर ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ये रख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है की राजधानी ईटानगर है। सबको समझ में आ गया? किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। इसी हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम। कोकण तट किनके बीच फैला हुआ? अभी आज के सीरीज मैंने पढ़ाया है। अब मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। कोकण किनके बीच फैला हुआ है? देखिए कोकण क्या है? ये गोवा कोचीन, गोवा मुंबई, गोवा द्वीप, गोवा दमन। तो ये है गोवा और दमन के बीच। कोकण तट गोवा और दमन के बीच फैला हुआ है। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ से बंगलुरु के तक फैला हुआ है, कर्नाटक बंगलुरु तक फैला है, ठीक। यहां तक किसी के मन में कोई सवाल पूछ सकता है। ये मैंने पढ़ाया, आज के सीरीज में ही हमने पढ़ाया था। देखिए यहां पे आज के सीरीज में ही मैंने इसको पढ़ाया है। देखिए कोकण गोवा, देखिए मैंने कार्य किया था ना कोकण गोवा, तो गोवा से दमन तक। अगला सवाल है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? मोस्ट आईएमपी सवाल है। अब हमें देखना इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले कौन देता है। मोस्ट आईएमपी पर्वत है, माउंट एवरेस्ट के बारे में लिख दे 8,848 मीटर, कंचनजंगा है 8,598 मीटर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे K2 होगा, K2 8,611 मीटर। फिर नंदा देवी भी है आपकी। उसके बाद माउंट कैलाश है। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए सवाल का जवाब जरूर देंगे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। नंदा देवी 7,817 मीटर। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा कंचनजंगा। कहां पर है? सिक्किम में। भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा है।
ठीक है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे चले हम। अच्छा, ये क्लास कितने बजे चलती है आप लोग को पता है ना? अगला कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। कुल्लू की घाटी कहां पर है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय शिवालिक, धौलाधर पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिवा। देखिए, पीर पंजाल, धौलाधर, नागाटिबा, महाभारत ये मध्य हिमालय के भाग हैं। यहां पर पूछा है तो धौलाधर तथा पीर पंजाल होगा। क्या होगा? धौलाधर और पीर पंजाल। इसके बारे में अगर आप लोग को पढ़ना है तो जानते रहिएगा। जैसे ये जा रहा है महान हिमालय। देखिए मैं एक बना दे रहा हूं, ये हो गया महान हिमालय, ये हो गया महान हिमालय। उसके नीचे से हम देखते हैं ये लघु हिमालय है। ये क्या है आपका? ये लघु हिमालय हो गया, ये लघु हिमालय। समझ में आ रहा है ना? ये लघु महान हो गया, लघु। बीच में जो घाटी बनी है ना, ये घाटी, इसको कहते हैं कश्मीर घाटी। ये क्या हो गया आपका? कश्मीर की घाटी। ये क्या कौन सी घाटी हो गई? कश्मीर की घाटी हो गई। यहां का जो क्षेत्र बचा है इसे काठमांडू घाटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? काठमांडू की घाटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? काठमांडू घाटी कहते हैं। अब ये पूछा है कि कुल्लू की घाटी कहां पे है, तो यह है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में। ठीक है, धौलाधर पीर पंजाल क्या है? पीर पंजाल के बारे में जान लीजिए पहले। पीर पंजाल क्या है? यह झेलम और ब्यास नदी के बीच कश्मीर में है। पीर पंजाल में बनिहाल और पीर पंजाल दो दर्रे हैं। पीर पंजाल में पीर पंजाल और बनिहाल दो दर्रे हैं। धौलाधर के बारे में जान लीजिएगा, यह अलकनंदा बद्रीनाथ के पास ये महान हिमालय को पार करता है। ठीक है, यह हिमालय में आंशिक रूप से उत्तराखंड में फैला हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा कि लघु हिमालय, मध्य हिमालय के बीच से कश्मीरी घाटी है और यहाँ पे काठमांडू की घाटी है। इसके बाद जानते हैं कश्मीर और काठमांडू जैसी घाटियों की रचना झीलों के निक्षेप पर हुई। यहाँ पे क्या हुआ? ये झीलों का जो निक्षेप हुआ है उसकी वजह से काठमांडू और कश्मीरी घाटियां बनी हैं। और आगे देखते हैं कि जैसे कश्मीर में डल झील और बुलर झील इसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, कुल्लू की घाटी महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। ध्यान दीजिएगा, लाहौल स्पीति और कुल्लू की घाटी ये महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। लघु हिमालय पर जो लघु हिमालय है इसके जो ढाल पर छोटे छोटे घास पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे घास पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों क्या कहे जाते हैं? कश्मीर में मर्ग। कश्मीर में क्या कहते हैं? इन्हें मर्ग कहते हैं। छोटे छोटे जो घास के मैदान होते हैं कश्मीर में इन्हें मर्ग कहते हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग, और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल और प्यार के नाम से जानते हैं। जब हम पर्वत श्रेणियां पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं, अगला है कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमा की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? अरावली, हिमालय, विंध्यन, सतपुड़ा। उत्तरी सीमा की बात कर रहा है। वैसे ये प्रश्न बैंक हिमालय की सीरीज में होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप सभी साथी ये भारत के परिचय की जो सीरीज है उसमें आप लोग को इसको बताइए। सभी साथी फटाफट कमेंट करें और जवाब दें। बताइए, अरावली, हिमालय, विंध्यन, सतपुड़ा। ये हिमालय है। ये इसे हम क्या कहते हैं? पहरेदार कहते हैं। भारत क्या कहते हैं? पहरेदार। इसे पहरेदार कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है लगभग। कितनी लंबाई है? 2500 किलोमीटर। अगला सवाल, केटू के नाम से जाना। केटू जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है कौन? केटू। केटू को हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है। क्या नाम इसका? केटू। इसका फुल नाम है केटू गाडविन ऑस्टिन। ये कहां पर है? ये पीओके में है। ये कहां पर है? पीओके में। पीओके का मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओके की राजधानी क्या है? कोई बता सकता है? पीओके की राजधानी बताइए। पीओके की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइएगा। वैसे हम आगे इस वीडियो के सीरीज में बताएंगे आपको। मुर्शिदाबाद। क्या इसकी राजधानी? मुर्शिदाबाद है। ठीक, तो केटू गाडविन ऑस्टिन के बारे में आपको पता हो गया। अब आपको यह बताना है कि किसकी कितनी ऊंचाई है। एवरेस्ट की ऊंचाई आप लोग को याद है? कभी भी नहीं याद है।
एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर। नंदा देवी अभी ऊपर हमने बताया था 78-70 मीटर। तो ये हो सकता है आपके परीक्षा में यहां से पूछ दे। हम इसके साथ बढ़ते हैं इसके एक और अगले प्रश्न की तरफ, एक और अगले सीरीज की तरफ। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अभी केवल भारत का परिचय पढ़ा रहे हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहां है? यह भारत के परिचय में है। कल से आप लोग मानचित्र जरूर अपने पास रखिएगा। अगर आप मानचित्र रखेंगे तो जीवन में यहां से प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहां है? झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम। कितने लोग इसको साथ में लिख रहे हैं? जरा कमेंट करके यस लिखें। जो नहीं लिख रहा वो ये लिखें। कितने लोग हैं जो साथ में नोट्स बनाते चले? देखिए, दो फायदा होगा। एक, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल गए, एक सिलेक्टेड टॉपिक मिल गई। अब आपको ये समझ में आ गया कि भारत के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। एक रफली आइडिया आपको मिल गया। एक सामान्य परिचय बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत, तो सतपुड़ा पर्वत देखा जाए तो झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम। तो ज्यादातर लोग का उत्तर आ रहा है मध्य प्रदेश। तो जिनका उत्तर ज्यादा आ रहा है वही हम मानते हैं मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है। जो नहीं लिख रहे हैं उनके लिए ये जान लें कि आपके पास एक नोट्स बेहतरीन तैयार हो जाएगा और उस सिलेक्टेड टॉपिक की, क्योंकि यही प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब यहां पे ध्यान लीजिएगा, सतपुड़ा पर्वत महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तक फैला है। कहां तक? मध्य प्रदेश और एमपी और एमएस तक फैला है। एमपी और एमएस तक फैला है। नर्मदा, उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा के उत्तर में, अगर सतपुड़ा देख लीजिए, ये हो गया सतपुड़ा पर्वत। इसके दो है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो इसके जो उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्मदा, और दक्षिण में क्या बहती है? ताप्ती नदी। ये दोनों नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती और ये अरब सागर में गिरती हैं। पहले खंबाती खाड़ी में जाती हैं और फिर ये अरब सागर में। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रहेगा। सबको समझ में आ रही है मेरी बात? स्क्रीनशॉट भी करते चलिएगा जहां जरूरत पड़े आपको। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम सबसे पहले बताइए, फटाफट कमेंट करके, कौन बताएगा? सभी लोग बताइए। धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है। 1350 मीटर लगभग। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। समझ में आ गया? अब सतपुड़ा से प्रश्न कभी आएगा तो परीक्षा में गलत नहीं होगा। हम आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। क्लास की टाइमिंग आप लोग को डेली की पता है ना, कितने बजे क्लास चलती है? हाँ, जिनको नहीं पता वो टेलीग्राम पे जाएं और दुर्गेश सर सर्च कर लें। जब टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश आगे, उसे ज्वाइन कर लेंगे। सभी क्लास की लिंक, इसकी पीडीएफ, वीडियो लेक्चर सब आप लोग को मिल जाएगी, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारी। ये सभी निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में मेरे द्वारा समर्पित है। सह्याद्री पर्वत स्थित है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कश्मीर, महाराष्ट्र। देखिए, सह्याद्री पर्वत कहां पर? पहले तो ये जान लीजिएगा, पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट में है। एक प्रश्न आपको पता चलेगा कि सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहां है? पश्चिमी घाट है। माने पश्चिमी घाट के ढाल को ही सह्याद्री श्रेणी कहा जाता है। जो पश्चिमी घाट के ढाल को ही क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। और पश्चिमी घाट में पश्चिम बंगाल नहीं आएगा, कश्मीर नहीं आएगा, उड़ीसा नहीं आएगा, महाराष्ट्र आएगा। क्या आएगा? महाराष्ट्र आएगा। यह महाराष्ट्र से लेकर केरल तक फैला है। कहां से? यह जो सह्याद्री पर्वत है यह महाराष्ट्र से लेकर केरला तक फैला हुआ है। महाराष्ट्र से केरल तक ये फैला हुआ है। क्या आप लोग को समझ में आ गया? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये वीडियो फेसबुक पे ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब पर आपके लिए चल रहा है लाइव। अगला, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? बेंगलोर, मैसूर, हुबली, चेन्नई। नंदी हिल बेंगलोर में।
बेंगलोर कहां पे है? कर्नाटक में। नंदी हिल्स कहां है? बेंगलोर में, कर्नाटक में है। ठीक है, अगर जिला पूछ लेगा तब क्या बताएंगे, किस जिले में है? चिक्का बल्लापुर, चिक्का बल्लापुर, बल्लापुर, चिका बल्लापुर जिला में फैला हुआ है नंदी हिल्स, जो कर्नाटक में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है शिवालिक के बीच फैली, शिवालिक के बीच फैली हुई क्या? सिंधु और सतलज के बीच, पोतवार बेसिन और तिस्ता के बीच, सतलज और काली के बीच, सतलज और तिस्ता के बीच। तो यहां पर होगा पोतवार बेसिन और तिस्ता के बीच। क्या होगा? पोतवार बेसिन और तिस्ता के बीच होगा। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। तो समझ में आ रहा है आप लोग को? एक सामान्य परिचय है भारत का, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक इंडिविजुअल आपका हिमालय पर्वत श्रेणी, दक्षिण भारत के पर्वत श्रेणी, पूर्वोत्तर भारत के पर्वत, वो भी क्रम से पढ़ेंगे। देखिए शिवालिक, इसे उप हिमालय कहा जाता है। यह पोटवार से लेकर दक्षिण से प्रारंभ होकर पूर्वी कोसी तिस्ता नदी तक फैली है। कोसी और तिस्ता नदी तक फैला हुआ है। तिस्ता और रायडाक नदियों के निकट ये लुप्त हो जाती है और ये हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, ये याद रखिएगा। हाँ, साउथ सह्याद्री की हाईएस्ट पीक कुद्रेमुख है, सही जवाब। अगला है उत्तर पश्चिम का पर्वत है अरावली, विंध्याचल, हिंदुकुश, सतपुड़ा। उत्तर पश्चिम समझ रहे हैं? उत्तर पश्चिम, ये आप लोग को दिशा शायद पता होगा। ये हो गया नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट। अब यहां पे कह रहा है उत्तर और पश्चिम, ये पश्चिम है, उत्तर माने यहां पे नॉर्थ वेस्ट, इसी की बात कर रहा है। तो बताइए उत्तर पश्चिम का पर्वत कौन सा है? सभी लोग बताइएगा। देखिए अरावली की बात करेगा तो इसको लिख लीजिएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक अरावली है। ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अरावली क्या है? गुरु शिखर। ये भारत की अरावली पर्वत क्या है? अवशिष्ट पर्वत में आता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा हिंदुकुश। इस पर्वत का उत्तर क्या होगा? हिंदुकुश। क्या होगा? हिंदुकुश। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम अरावली हो गया। विंध्यन कहां है? ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक मानिए थी। ये विंध्यन क्या है? उत्तर भारत दक्षिण भारत का विभाजक है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक क्या है? विंध्याचल है। सतपुड़ा के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। एक तरफ नर्मदा है, इसके नर्मदा, दूसरी तरफ ताप्ती। ये भी मैंने इसके पहले ही पढ़ लिया, आज ही पढ़ लिया था। ठीक है, दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, ये भी मैंने पढ़ा दिया। हिंदुकुश के बारे में जान लीजिएगा। यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान की उत्तरी पश्चिमी सीमांत में फैली है और यह उत्तर पश्चिम का पर्वत है, हिंदुकुश है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा, हिंदुकुश। सभी लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हाँ, अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर। ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा है? जितने लोग वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, केवल कमेंट करके मुझे इतना बताएं कि क्या आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है। हम बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब दे लेंगे। सभी लोग बताइए, सबसे प्राचीन कौन सी है? देखिए गुजरात के पालनपुर, गुजरात के पालनपुर से कहां तक है? गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक फैली, लगभग 800 किलोमीटर, और इसका नाम है अरावली। क्या नाम है? अरावली पर्वत। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल के प्रोटीरोजोइक युग में हुआ था। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह सबसे प्राचीन पर्वत है।
भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। इसी अरावली की हम बात करें। इसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में। लिख लीजिएगा निर्माण। सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे आपकी मर्जी। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं नोट्स बना लीजिए, लेकिन आप लोग बना ही नहीं रहे हैं। प्री कैम्ब्रियन काल के प्रोटोजोइक निर्माण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी सबसे छोटी गुरु शिखर है। अभी ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, अनुप जी ने इसका जवाब भी दिया था, 1722 मीटर। ठीक, एक सवाल है मेरा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे? देखिए उत्तर भी आ गया, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। इसके पास में दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। ठीक है, सभी लोग इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अच्छा, आप लोग को समझ में आ रहा है? देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है? आप लोग डेली क्लास में लाइव रहिएगा। कल कितने लोग लाइव रहेंगे जरा कमेंट करके बताइए। अगले दिन ये क्लास में कितने लोग लाइव रहेंगे? अगला सवाल है आपके सामने, किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है? मोस्ट आईएमपी सवाल है, मोस्ट आईएमपी सवाल है। किस राज्य का? क्योंकि देखिए अरावली का होगा नहीं, क्योंकि ये गुजरात के पालनपुर से राजस्थान होकर दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक, सतपुड़ा, सह्याद्री। सह्याद्री नहीं होगा, क्योंकि हमने भी देखा, सह्याद्री के बारे में भी पढ़ लिया। ये महाराष्ट्र से लेकर केरल तक फैला है। ये कहाँ से? महाराष्ट्र से लेकर ये केरला तक फैला है, और ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला है। ठीक, सतपुड़ा कहाँ से कहाँ तक फैला, जरा बताइए। सतपुड़ा के बारे में भी हम लोगों ने देखा। ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो बचा क्या? अजंता। बचा क्या आपका? अजंता। बचा क्या आपका? अजंता। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो विकल्प से आप लगा सकते हैं। ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक, अजंता की पहाड़ियां केवल महाराष्ट्र में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कोडाइकनाल किस पर्वत में स्थित है? किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ये तमिलनाडु के, ये तमिलनाडु के कहां पे? डिंडीगुल जिले में है। डिंडीगुल जिले में क्या है? पालनी पर्वत। क्या होगा इसका नाम? पालनी पर्वत। मतलब आपका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, पालनी पर्वत। ठीक, सभी लोग को समझ में आ गया? अजंता महाराष्ट्र सही है बौद्ध धर्म के लिए। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पालनी पर्वत है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अभी हम लोगों ने इस पर बात किया था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। देखिए दोदा बेटा जो है, ये है नीलगिरी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी जो है नीलगिरी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अनाईमुंडी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अनाईमुंडी। अनाईमुंडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर। ठीक, दोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है? ये 2637। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब हम पढ़ रहे थे, अनुप जी ने शुरुआत में इसको बताया था, मतलब हम पढ़ा रहे थे तो उन्होंने इसका जवाब दिया था। ठीक है, सभी लोग इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए अपने पास। सभी लोग स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। दोता बेटा नीलगिरी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, हाजिरी सबकी लग रही है। निम्न में कौन मेघालय में स्थित है? छोटा तो नहीं ना कोई? निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय में?
गिरनाल हिल, जयंतिया, गारो, जयावादी हिल्स। बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जयंतिया भी है, गारो भी, मतलब यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर बी व सी दोनों। तो यहाँ पर ये भी सही है आपका और ये भी सही है आपका। मतलब यहाँ पे क्या होगा, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों मेघालय में। ये तीनों कहां पर है, मेघालय में। अब एक सवाल आ रहा है कि सर गिरनार कहां पर है, ये अभी बता दिए। गिरनार हिल कहां पर है, तो गिरनार हिल कहां पे है, ये गुजरात। कहां पर है ये, जूनागढ़ जिले में, गुजरात में। ठीक है, जवादी कहां है, ये तमिलनाडु के उत्तर में है। ये तमिलनाडु के उत्तर में है, के उत्तर। देखिए आपको ये भी याद हो गया, जवादी कहां पे है, तमिलनाडु के उत्तर में है। गिरनार क्या है, गुजरात में है। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी और सी दोनों होगा। मतलब यहाँ पर हमारा बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। आगे बढ़ अगले सवाल की तरफ। आप लोग की संख्या कम हो रही है यार, आप लोग शेयर करिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक, थुइलर पर्वत, क्वाइलो, दिवाले। बताइए, तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सैडल पीक। सैडल पीक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 732 मीटर। इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछता है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये पहली हो गई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी है थुइलर पर्वत। दूसरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या है, थुइलर पर्वत, ये 642 मीटर है। पहली है सैडल पीक, दूसरी है थुइलर पर्वत। ठीक है, दिया वोलो पर्वत, ये भी अंडमान में ही, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है, 511 मीटर है। ये 511 मीटर है, दिया वोलो। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सैडल पीक। पहले पे सैडल पीक, दूसरे पे थुइलर पर्वत है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यह प्रश्न बैंक की सीरीज आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल रही है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक सवाल है 32 के 38। देखिए, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, कहीं 32 मिलता है, कहीं 738 मिलता है। ऐसा नहीं एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा, जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जरूरी नहीं जो मैं पढ़ के बैठा हूँ एकदम सही है। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। आप किस किताब में पढ़ रहे हैं अनुप जी, मुझे नहीं पता। मैं किस किताब में पढ़ रहा हूँ, कई किताबों में। तो ऐसे ऐसे अलग अलग इसके आंकड़े मिलते हैं। मेरा सवाल है कि सैडल पीक, इसे सैडल चोटी कहते हैं, सैडल पीक किस द्वीप में है अंडमान के। आगे चलते अगले सवाल की तरफ। कौन सा पर्वत अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है, कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है। छोटा नागपुर का पठार, तेलंगाना का पठार, दक्षिण का पठार। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा मालवा का। थोड़ा तेजी से पढ़ा रहे क्योंकि बहुत विलंब हो रहा है ना। मालवा का पठार, मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच में है। ये लावा से बना है। किसका बना है, ये लावा से निर्मित है। ठीक है, और यहां पे देखा जाए इस पठार पर चंबल, बेतवा, काली, सिंध, पार्वती, ये सब नदियां बहती हैं। लिख लीजिएगा, इस पठार पर, कौन से पठार पर, मालवा के पठार पर चंबल, बेतवा, सिंध, काली, पार्वती, ये सब नदियां बहती हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिण सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। अब मुझे देखना इस प्रश्न का जवाब सबसे पहले कौन देता है। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है, यह मिजोरम में है। कहां पर है, मिजोरम में। यहां पर सबसे ऊंची चोटी, मैंने यहां पर जो सबसे ब्लू माउंटेन का क्षेत्र मिजोरम में है, यहां पर सबसे ऊंची चोटी फागपुई है। सबसे ऊंची चोटी क्या है, फागपुई है। फागपुई है, 2157 मीटर है। ब्लू माउंटेन म्यांमार के बॉर्डर के पास मिजोरम में मिलती है। किससे, ब्लू माउंटेन म्यांमार से मिलती है। मिजोरम व म्यांमार की बॉर्डर भी साझा करती है।
आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा क्या है? मोस्ट आईएमपी सवाल है। आप जब क्लास में बनेंगे ना, आपको डेली कुछ नए नए सवाल मिलेंगे। रोहतांग दर्रा है अगर ऊंचाई की बात की जाए, बुर्जिल दर्रा, काराकोरम, जोजिला, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना। एक बात याद रखिएगा, जो काराकोरम है, काराकोरम दर्रा हिमालय पर्वत तंत्र का भाग है, हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। काराकोरम हिमालय तंत्र का भाग है। दूसरा की पॉइंट याद रखिएगा, हिमालय पर्वत का भाग नहीं है, हिमालय पर्वत का भाग नहीं है। ये नोट कर लीजिएगा, अगर आप इसे लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे तब, इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। रोहतांग, बुर्जिल, जोजिला, काराकोरम। अब इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो कुछ लोगों ने काराकोरम बताया था, तो काराकोरम तो गलत हो गया। काराकोरम तो गलत हो गया। अब आपको बताना इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको नहीं बताएंगे। इसकी प्रश्न की स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टेटस डालिएगा, अपने फेसबुक पे पोस्ट करिएगा, तब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कौन क्या देते हैं लोग। हिमालय पर्वत श्रेणी पूछा है, आप लोग जवाब इसका जरूर दीजिएगा। ठीक, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, वरना इस लेक्चर के लास्ट में या अगले दिन हम आपको देंगे। ठीक, यहां पे ध्यान दीजिएगा, हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। यह हमारे लिए, आपके लिए टास्क है। मैंने सारा ऊंचाई भी लिख दिया है। अगला, किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता रहता है? श्रीलंका। क्योंकि देखिए, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में स्थित एक महत्वपूर्ण सैन्य आधारित क्षेत्र है। एलिफेंटा वहां पर भी है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। हो सकता है जो आप लोग बता रहे हो उस प्रश्न का उत्तर गलत हो। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो यहां पर क्या होगा इसका उत्तर? जम्मू कश्मीर। डी वालों के सही जवाब है, जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर जाने का मार्ग यहीं से। ठीक है, अगर देखा जाए वर्तमान समय में, वर्तमान में अगर देखा जाए यहां पर विकल्प हिसाब से ये है, अगर विकल्प ना होता तब क्या होता? पीर पंजाल, पीर पंजाल रेलवे सुरंग 11.215 की, और जो जवाहर सुरंग है वो 3.75 किलोमीटर। तो ये चीज आप जानते रहिएगा, दोनों जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन दोनों कहां है? जम्मू कश्मीर में। भारत में मानव निर्मित सुरंग है, भारत में मानव निर्मित सुरंग है। नर्मदा ताप्ती, ब्यास से सतलज, बेतवा से गोदावरी, गोदावरी से कृष्णा।
पश्चिम भारत में मानव निर्मित लगभग 401 किलोमीटर की लंबी लिंक नहर है। लिंक नहर है, ये कहां पर है? जिस पर 5.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग है, जिस पर क्या है 5.5 किमी की क्या है सुरंग है, नर्मदा से ताप्ती, नर्मदा से ताप्ती। ठीक है। लिंक नहर का मतलब है पश्चिम की ओर बहने वाली औरंग, अंबिका, पूर्णा, पार, ताप्ती नदियों के अतिरिक्त जल को नर्मदा में पहुंचाता है। इस जल का संग्रहण नर्मदा नदी पर बनाए गए सरदार सरोवर बांध पर किया जाता है। ठीक। आगे चलते अगले सवाल की तरफ। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? यहां पे पक्की सड़क और कच्ची सड़क नहीं दिया है। पक्की पूछेगा तो महाराष्ट्र में, और कच्ची पूछेगा तब यूपी में। ठीक। रेलवे डिब्बे कहां बनाए जाते हैं? कपूरथला, पेरम्बूर में। कपूरथला और पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। कपूरथला कहां पे है? कपूरथला पंजाब में है। पेरम्बूर कहां पे है? तमिलनाडु में। ठीक। किस राज्य में, ये भी आप लोग जानते रहेंगे तो थोड़ा सही है। सवारी डिब्बा कारखाना कौन सा होगा? सवारी डिब्बा कारखाना। क्योंकि परीक्षा आजकल ना बड़े ट्रेंडिंग वाले सवाल पूछ रहे हैं, हो सकता है थोड़ी सी गलती हुई और आप। तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को किससे जोड़ता है? कोयम्बटूर, मेट्टुपालयम, कोडेकनाल, एकाड। तो नाम से जो नाम आपने सुना ज्यादातर वही होगा, कोयम्बटूर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कोयम्बटूर को। ऊटी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में एक पर्यटक स्थान है, हिल स्टेशन है। ठीक। अगला, कोंकण रेलवे कारपोरेशन का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलोर, पंजीम पणजी, नवी मुंबई। कहां पर है? नवी मुंबई। भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है? वैसे जिसका प्रश्न का उत्तर होगा वो है बोगी बोल, बोगी बोल रेल सेतु इसका सही जवाब है। 4.94 किलोमीटर, लेकिन ये विकल्प में नहीं है। दूसरे स्थान पर, ये पहले पर है। और यहां पर क्या होगा? डेहरी और सोन नदी पर है। ठीक है। दूसरे पर बेम्बनाड है। विकल्प हिसाब से हमें करना है, तो दूसरे पर हमारा क्या है? बेम्बनाड रेल सेतु। 4.62 किलोमीटर। तो ये दोनों याद रखिएगा। डेहरी और सोन ये बिहार में था, बिहार में था। विकल्प हिसाब से बी होगा, वैसे क्या होगा यहाँ? ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? देखिए आप लोग, सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहें, ताकि डेली क्लास में आप हमारे साथ मिलकर पढ़ सकें। मेरे द्वारा सभी क्लास आपको निःशुल्क मिलती है, देश हित में, राष्ट्र हित में। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आपको ऑनलाइन क्लास नोट्स से संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप निम्न नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल करके
जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास आपको जनपद जौनपुर से लाइव चलती है। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा वेस्टर्न घाट। क्या होगा? वेस्टर्न घाट, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। यह रोहा महाराष्ट्र से मंगलौर कर्नाटक तक चलती है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट था। आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, ठीक। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। और फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करिएगा। आप सभी का थैंक यू। क्लास की टाइमिंग आप लोग को पता है ना, क्लास की समय क्या है, तो समय से आप लोग क्लास में जुड़िएगा। तो डेली अपने टाइम पे जुड़िएगा। कभी कभी आप 2 मिनट क्लास लेट हो जाती है तो उसके लिए आप इंतजार कर लिया करिए। कॉपी कलम लेकर बैठा करिए और मानचित्र लेकर। कल भारत की प्राकृतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र दोनों लेकर बैठिएगा, क्योंकि कल की सीरीज राज्यों से आधारित होगी कि राज्य में कहाँ कहाँ क्या फैला है, किस राज्य की सीमा किसको स्पर्श करती है, किस देश की सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है। इस तरह के सवाल कल झूम कर पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो हिमालय, फिर नदी, फिर पर्वत श्रेणी। इस तरह करके आपकी जो सीरीज है, जो सिलेबस है, हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण सीरीज आपके लिए होगी। संपूर्ण भारत का भूगोल, संपूर्ण विश्व का भूगोल, संपूर्ण इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फिर उसके बाद की जो सीरीज है इसमें महात्मा गांधी, नेहरू जी, अम्बेडकर जी, जो महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं सिविल परीक्षाओं में, उनको भी लेकर हम साथ में आपके चलेंगे। साथ ही साथ उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज है, सामान्य विज्ञान की सीरीज है। सामान्य विज्ञान में तीनों, उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया, तो सभी सीरीज आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आप ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी इंस्टॉल करके रखिएगा, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, ठीक है। एक सवाल आया हिमालय दर्रा का ना, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और उस पोस्ट को अपने फेसबुक पे डाल दीजिएगा। और फिर नहीं होगा तो हम बताएंगे रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सभी साथियों को बता दीजिएगा कि 10-10 साथियों को इसी समय क्लास में जुड़ जाएंगे। टाइम यही है और यह क्लास राइट टाइम आपके लिए चलती है। सबको बताइएगा। कॉपी कलम और मानचित्र लेकर बैठे। भारत के साथ विश्व का भी पढ़ाना है तो विश्व में पूरा महाद्वीप पढ़ाएंगे, महाद्वीप में सभी देशों का परिचय बढ़ाएंगे, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा, एक एक करके सभी टॉपिक को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। पूर्ण नोट्स।